यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें, उस संदर्भ में हम लोग इससे पहले एक हम वीडियो बना चुके हैं और उसमें हम बताए हैं कि कैसे यूजीसी नेट की तैयारी करेंगे। यह वीडियो का दूसरा भाग है। हम लोग आधुनिक काल तक पढ़े थे, वीडियो में आधुनिक काल तक पढ़े थे और आधुनिक काल में हमने बताया था कि जो भारतेंदु युग है उस पर हमने चर्चा किया था। भारतेंदु युग। दूसरे नंबर पे हम द्विवेदी युग के दो लोगों के बारे में हमने बताया था, एक गुप्त जी, दूसरा हरियोध जी के बारे में, द्विवेदी युग। तीसरा छायावादी युग की भी चर्चा हमने कर दिया था और छायावादी युग में 4 कवियों का नाम बताया था, जयशंकर प्रसाद पंत निराला। और आज हम लोग प्रगतिवादी युग की चर्चा करेंगे। प्रगतिवादी युग या प्रगतिवाद कह सकते हैं, दोनों कह सकते हैं। और प्रगतिवाद का दूसरा नाम मार्क्सवाद है, ये भी याद रखिएगा, मार्क्सवाद। प्रगति जो भारतेंदु युग था, भारतेंदु युग में हमने बताया था कि भारतेंदु युग में जो है कि 2 तरह की गद के लिए अलग भाषा, पद के लिए अलग भाषा का इस्तेमाल जैसे वहाँ होता था। द्विवेदी युग में हमने बताया था कि द्विवेदी युग में सबसे पहले खड़ी बोली स्थापित होना शुरू हुई थी और प्रिय प्रवास और साकेत और कामायनी इन रचनाओं के बाद जो है कि पूरा खड़ी बोली का एक बहुत विस्तृत से तेजी से आगे बढ़ा। और फिर उसके बाद हम लोग प्रगतिवादी युग में आज चर्चा करेंगे। प्रगतिवाद का मतलब होता है बढ़ना, और प्रगतिवाद में पढ़ते समय कम से कम उन कवियों के बारे में जरूर पढ़ लेना चाहिए जो प्रगतिवाद को बहुत आगे तक जो है कि क्या नाम है ले गए थे प्रगतिवाद को, और प्रगतिवाद में क्या क्या विशेषताएं थी। यहाँ तक आप लोग जान लीजिए कि जो प्रगतिवादी जो संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें प्रेमचंद जो अध्यक्ष के रूप में वहाँ पे आए थे, और प्रगतिवादी में जो नागार्जुन की भूमिका है, नागार्जुन याद रखिएगा, नागार्जुन उर्फ वैद्यनाथ मिश्र, ये तो बताना नहीं पड़ेगा, और राही नाम से भी इनकी जो है कि काफ़ी प्रसिद्धि है। तो नागार्जुन, ठीक है। उसके बाद इसमें रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। और उसके बाद केदारनाथ अग्रवाल। कम से कम इतने लोगों को आपको पढ़ लेना चाहिए कि कहीं जैसे काव्य की दृष्टि से ये चारों बड़े प्रसिद्ध हैं, ठीक है। नागार्जुन का बादल घरते देखा अकाल के बाद, रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, ये बहुत प्रसिद्ध रही, उर्वशी प्रसिद्ध रही, ठीक है। केदारनाथ अग्रवाल के प्रकृति के रूप में बहुत अधिक जो है कि प्रसिद्धि पाए। युग की गंगा इनकी बड़ी अपने आप में प्रसिद्ध रचनाओं में इनका नाम था। कम से कम इन 3 कवियों के बारे में तो प्रगतिवाद में हर हाल में आप पढ़ ही लीजिए। उसके बाद क्या बोलते हैं, 5वां नंबर पे है प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद में जो 4 तार सप्तक की रचनाएं हुई हैं, 4 तार सप्तक संपादित हुए हैं। उन 4 तार सप्तक जो संपादित हुए हैं, कम से कम उन 4 तार सप्तक के कवियों का कम से कम नाम याद करिए। और इस प्रयोगवाद में पहले नंबर तो अज्ञेय को जानिए, ठीक है। और अज्ञेय को जानने के लिए हमेशा ध्यान दीजिएगा, अज्ञेय को जानने के लिए आप सबसे पहले जो इसका प्रयोगवाद का मूल मंत्र था कि हम लोग कविता में एक प्रयोग कर रहे हैं, कविता में नई नई जानकारी कर रहे हैं, और ये इन्होंने भी बताया था कि हम एक राहु के अन्वेषी नहीं हैं। तो किस तार सप्तक में बताया था, तार सप्तक प्रथम में बताया था कि तार सप्तक द्वितीय में बताया था, यह जरूर कन्फर्म करिए। और अज्ञेय की जो रचना है कलगी बाजरे की, जिसमें यह बताते हैं कि ये उपमान मैले हो गए हैं,
कलगी बाजरे की जो कविता है उसमें बताते हैं कि उपमान मैले हो गए हैं, और उपमान क्यों मैले हो गए हैं इसके बारे में कवि अपना पूरा विस्तृत परिचय देते हुए कहता है, बताता है। तो इसके बारे में हम जाने। फिर उनका असाध्य वीणा जो अपने आप में बहुत ही एक बेहतरीन कविता है। असाध्य वीणा एक प्रतीक कविता है, ठीक है। और असाध्य वीणा जो किरीटी नाम से पेड़ से बन उसकी जैसे जो असाध्य वीणा तैयार होती है, प्रेमबद्ध बजाते हैं, वो वीणा किसकी प्रतीक है, ठीक है। कैसे व्यष्टि में समष्टि प्रवेश कर रही है, आप इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। कितनी नावों में कितनी बार, ठीक है। उसके बाद हरी घास पे क्षण भर, ये भी पढ़ना है। और पढ़ने के बाद साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर सच्चिदानंद हीरानंद को पढ़ते हैं तो साथ साथ में इनके दोस्त जो बड़े करीबी थे, ठीक है, मुक्तिबोध की जो कविता है अंधेरे में, ठीक है, अंधेरे में ब्रह्म राक्षस और भूल गलती, ये बराबर पढ़ना चाहिए। विचार आते हैं इनका बड़ा प्रसिद्ध राक्षस है। चाँद का मुंह टेढ़ा है, चाँद का मुंह टेढ़ा है में किन किन रचनाओं का संग्रह है। मुक्तिबोध को आप पढ़ें तो जरूर एक बार देख लें कि क्या बोलते हैं, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद प्रयोग के बाद फिर नई कविता का युग आता है। नई कविता, और नई कविता में कुछ मत करिए, कम से कम जो प्रवर्तक हुए, जैसे अ कविता के प्रवर्तक कौन है, सचेतन कविता के प्रवर्तक कौन है, उसके बाद क्या बोलते हैं टटकी कविता के प्रवर्तक कौन है, प्रवर्तकों को एक बार जरूर पढ़ लीजिए। और साथ साथ जो प्रसिद्ध जैसे जो कवि हैं जो आपके सिलेबस में हैं, जैसे भवानी प्रसाद मिश्र हैं। भवानी प्रसाद मिश्र का कमल का फूल बड़ा प्रसिद्ध कविता है। भवानी प्रसाद मिश्र का सतपुड़ा का जंगल बड़ा प्रसिद्ध कविता है। गीत फरोश बहुत अच्छी कविता है। गीत फरोश में ही कहते हैं कि लोग तो अपना ईमान बेच दिए, मैं तो गीत बेच रहा हूँ, ये सच्चाई भी थी। और गीत फरोश कविता के कारण और सतपुड़ा के जंगल के कारण भवानी प्रसाद मिश्र बड़ा प्रसिद्ध हुए थे, और ये सिलेबस में भी आपके है। तो भवानी प्रसाद मिश्र को एक बार जरूर इनकी रचनाओं को पढ़ लीजिए, केवल याद मत करिए। उसके बाद जो है कि धूमिल उर्फ सुदामा पांडे, धूमिल उर्फ सुदामा पांडे को जरूर पढ़िए, क्योंकि धूमिल ऐसे कवि हैं, ठीक है। और धूमिल उर्फ सुदामा पांडे, मोचीराम कविता, अकाल दर्शन, उसके बाद रोटी और उसका संसद, नक्सलवाड़ी कैसे नक्सल लोग बनते हैं, और मोचीराम कविता में कैसे दिखाते हैं, ठीक है, कि एक मोची भी एक प्रतीक के रूप में जैसे मोचीराम कविता को दिखाए हैं। अकाल दर्शन दिखाए, रोटी और संसद में दिखाते हैं कि कैसे किसान और नेताओं के बीच में दूरियां हैं, कि एक रोटी जो है कि बेलने वाला है, एक रोटी खाने वाला है, और न एक रोटी वो खाता है न बेलता है, वह केवल रोटियों से खेलता है, ठीक है। वह कितनी अच्छी कविता उसमें दर्शाए हैं, ठीक है, रोटी और संसद में। तो कम से कम इतने कवियों के बारे में आप अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपना नोट्स बनाइए, हर किताब से मिले जुले नोट्स बनाइए, बाकी आप पढ़ते रहिए। फिर उसके बाद अगर हम लोग इसके बाद प्रवेश करेंगे गद्य साहित्य में, तो गद्य साहित्य में ध्यान दीजिएगा कि गद्य साहित्य में अगर हम लोग चर्चा करें, पहले हम बता दें कि हम केवल चर्चा कर रहे हैं, पढ़ना आपको है, ठीक है। तो हमें नहीं पढ़ना है, पढ़ना आपको है, और चर्चा हम कर रहे हैं। तो इस यूनिट में ये भी है कि हिंदी उपन्यास का विकास। उपन्यास, अगर उपन्यास की अगर हम लोग चर्चा करें तो उपन्यास जो हमारे सिलेबस में दिया है उसको तो पढ़ना ही है। जैसे पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी है, ये पढ़ना है। उसके बाद लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु है, ये पढ़ना है। लेकिन यह सब जानने के साथ साथ, ठीक, हमको यह सबसे पहले जानना है कि एक रचना थी महावीर प्रसाद द्विवेदी की। महावीर प्रसाद द्विवेदी,
अरे वही द्विवेदी हैं जिनके नाम से द्विवेदी भी जाना जाता है। और इनकी एक रचना आई थी उपन्यास रहस्य। क्या आई थी? उपन्यास रहस्य। यह कई बार पूछा है। किसकी रचना है उपन्यास रहस्य? ये उपन्यास रहस्य रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और इस महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो उपन्यास रहस्य है, उपन्यास कैसे लिखा जाता है, उपन्यास के क्या तत्व हैं, बड़ा बढ़िया से इस पर चर्चा किए हैं। उसके बाद अगर उपन्यास की हम लोग चर्चा करें तो याद रखिएगा कि उपन्यास सम्राट के रूप में एक ही व्यक्ति है, वह है प्रेमचंद। कौन है? प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट के रूप में कौन एक व्यक्ति है? उनका क्या नाम है? उनका नाम है प्रेमचंद। प्रेमचंद, सॉरी, प्रेमचंद। और इसी प्रेमचंद के नाम से हिंदी उपन्यास का विकास क्रम रखा गया है। तो यह इसका नाम रखा गया है कि प्रेमचंद, ठीक है, कि पूर्व कितने उपन्यासकार थे, ठीक है, और प्रेमचंद के बाद कितने उपन्यासकार आए, इसी के नाम से उपन्यास का विकास क्रम मिलता है। तो एक यह हो गया कि प्रेमचंद पूर्व हिंदी उपन्यास, क्या हो गया? प्रेमचंद पूर्व, ठीक है, हिंदी उपन्यास। और ये क्या हो गया? प्रेमचंद युगीन हिंदी उपन्यास। और इसमें क्या है हो गया? इसमें है कि प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंदोत्तर, ठीक है, हिंदी उपन्यास। यह तीन आप हमेशा जब आप अगर उपन्यास की अगर चर्चा हम लोग करेंगे तो इन तीनों के बाद में इन तीनों का नाम यहाँ आना स्वाभाविक है। अब अगर हम जैसे उदाहरण तौर पे अगर हम पूर्व प्रेमचंद उपन्यास की चर्चा करें तो पूर्व प्रेमचंद उपन्यास में कौन कौन व्यक्ति आ सकता है, इसमें अगर नाम लेंगे तो इसी में वह व्यक्ति आएंगे जिनकी रचना है, यह है लाला श्रीनिवास दास। लाला श्रीनिवास दास। और लाला श्रीनिवास दास की रचना है परीक्षा गुरु। और परीक्षा गुरु आपके सिलेबस में है। अब परीक्षा गुरु कब आया तो याद रखिए, परीक्षा गुरु की अगर चर्चा हम लोग करेंगे कि परीक्षा गुरु कब आया तो आया था 1882। एक ये हो गया लाला क्या बोलते हैं लाला श्रीनिवास दास। उसके बाद और अगर हम लोग नाम लेंगे तो उसमें जो है कि एक ये आ जाते हैं, पंडित गौरी दत्त भी आ जाते हैं। पंडित गौरी दत्त भला की प्रमाणिक नहीं है, बहुत विशेष सम्मान नहीं मिला, लेकिन अब जानते ही हैं भाई, विद्वान कह दिए तो कह दिए। तो पंडित गौरी दत्त जो है, कौन? पंडित गौरी दत्त, ठीक। पंडित गौरी दत्त की एक रचना थी देवरानी जेठानी की कहानी। देवरानी जेठानी की कहानी, नाम क्या है? कहानी। अब विधा क्या है? विधा है उपन्यास, ठीक। नाम क्या है? कहानी, और विधा है उपन्यास। और ये जो है कि इससे पहले आ चुकी थी, वह है 1870 में, ठीक। तो अगर यह ध्यान दीजिएगा कि प्रकाशन के दृष्टि से तो यही महत्वपूर्ण माना जाएगा।
लेकिन अगर पहला पूछता है तो ये महत्वपूर्ण माना जाएगा। ठीक, तो ये दो लोगों को हमको अपने सिलेबस में पढ़ना है। एक लाला श्रीनिवास दास, यानी अब देखेंगे पहला सबसे पहले कौन आया था, पंडित गौरी दत्त का देवरानी एवं जेठानी 1870 में। लेकिन 12 साल के बाद लाला श्रीनिवास दास आते हैं, और लाला श्रीनिवास दास इसलिए प्रसिद्ध हो जाते हैं क्योंकि वैज्ञानिकों ने माना, विद्वानों ने कहा कि उसमें जो है उपन्यास के तत्व पाए जाते हैं, जबकि इसमें उपन्यास तत्व नहीं पाए जाते हैं। अब ये दो लोग तो ये हो गए ऐरे गहरे जिनको हम लोग को पढ़ना है। अब इसी समय आप इससे पहले की अगर चर्चा करेंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का नाम आ जाएगा। ठेठ हिंदी का ठाठ, अधिखिला फूल, प्रेम कांता, इनकी बड़ी प्रसिद्ध रचना है। इसी के उनके उससे पूर्व की बात करेंगे तो देवकी नंदन खत्री आ जाएंगे, जो भूत प्रेत की कहानियां लेकर आए थे। और चंद्रकांता संतति उनका प्रसिद्ध जो है कि चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री को सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि दिखाया। राधा कृष्ण दास जो भारतेंदु जी के फुआ के लड़के थे, निसहाय हिंदू लिखे थे। ठाकुर जगमोहन धूर्त रसिक लाल स्वतंत्र, ठाकुर जगमोहन सिंह का श्यामा सबसे बड़ा प्रसिद्ध था। तो ये 4-5 नाम, ये प्रेमचंद पूर्व की चर्चा हम लोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद अगर प्रेमचंद में आएंगे, याद रखिएगा कि ये प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास को हमको सिलेबस में पढ़ना है। इसके बाद अगर प्रेमचंद में आएंगे तो प्रेमचंद में केवल आपको पढ़ना है गोदान। क्या पढ़ना है? गोदान। अब गोदान तो बताना नहीं है भैया, गोदान तो सब लोग जानते हैं कि 1936 में आया था। गोदान का पात्र याद रखिएगा। गोदान के पात्र कौन कौन है? खासतौर 2 लोगों को जरूर याद रखिए। अगर गोदान की आप लोग चर्चा करें तो होरी को रख लीजिए, और होरी को रखें तो तीनों भाइयों को भी रख लीजिए। हीरा हो गया, शोभा हो गया, 3 भाई रहते हैं। ठीक है, अगर इसकी चर्चा करेंगे तो होरी के मान लीजिए पत्नी का, धनिया का चर्चा कर लीजिए, लड़के गोबर का चर्चा कर लीजिए, सोना रूपा और राय साहब तमाम। लेकिन इसको आप पढ़ लीजिए। इसके बाद जो क्या बोलते हैं, इसके बाद जो हमको उपन्यास पढ़ना है। ठीक, इसके बाद जो उपन्यास पढ़ना है, प्रेमचंद के बाद कई जैसे वर्गों में उपन्यास बढ़ता है। प्रेमचंद के प्रेमचंद उपन्यास में, उसमें मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास देखिए, लेखक ने जो सिलेबस तैयार किया है लगभग सबको लपेट लिया है। अब हम लोग अब किसकी चर्चा कर रहे हैं? प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ठीक, प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास। और प्रेमचंदोत्तर युगीन उपन्यास में, ठीक है, इसमें कई भेद हो गए हैं। सबसे पहला जो भेद है मनोविश्लेषणवादी युग, मनोविश्लेषण, ठीक है, मनोविश्लेषणवादी। मनोविश्लेषणवादी का मतलब क्या हुआ? जो फ्रायड, यूंग और एडलर जो चलाए थे उस आधार पे उपन्यास है। और सिलेबस में इस तरह का कैसा उपन्यास है? इस तरह का मात्र एक उपन्यास लिया गया है, वह है अज्ञेय का। ठीक है, शेखर एक जीवनी। क्या है? शेखर एक जीवनी। कब आई थी? 1940 में। यह जो है कि किसके अंतर्गत है? मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है। ठीक, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास है, और इनको हमको सिलेबस के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, मनोविश्लेषणवादी उपन्यास।
अब इसके बाद एक और तरह का उपन्यास होता है, उसको कहते हैं ऐतिहासिक उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास में और भी उपन्यासों का हम लोग नाम ले सकते हैं, लेकिन ये क्या बोलते हैं, यह जैसे ऐतिहासिक उपन्यास की चर्चा करेंगे। ऐतिहासिक उपन्यास, और ऐतिहासिक उपन्यास आपको कौन सा पढ़ना है? वह है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा। अब बाणभट्ट की आत्मकथा में नायिका कौन है, रानी कौन है, इसको आपको पता लगाना है। ये कब आया था? ये आया था 1946 में, यानी हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये 1940 में आया था, शेखर एक जूनी। लेकिन बाणभट्ट की आत्मकथा कब आई? 1946 में आई। ठीक है, तो 1946 में जैसे यह बाणभट्ट की आत्मकथा आती है, और फिर एक और उपन्यास है जिसको हम लोग आंचलिक उपन्यास कहते हैं। आंचलिक उपन्यास। अभी तक आप लोगों ने प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास पढ़े थे, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मनोवैज्ञानिक उपन्यास हो गया, ऐतिहासिक उपन्यास हो गया, आंचलिक उपन्यास हो गया। तो आंचलिक उपन्यास में आपको क्या क्या पढ़ना है? आंचलिक उपन्यास के अंतर्गत आ जाएगा मैला आंचल। पहले कवि का, लेखक का नाम नोट कर लीजिए, फणीश्वर नाथ रेणु। फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी रचना क्या है? मैला आंचल। कब आई थी ये मैला आंचल? कब आई थी? 1954 में आई थी। यह ध्यान रखने की जरूरत है कि इसके बाद ये रचना आई थी 1954 में। मैला आंचल में तो बताना नहीं, आप लोग तैयारी कर चुके होंगे कि डॉक्टर प्रशांत और कमली की ही प्रेम कहानी पूरा। मैला आंचल का मतलब होता है कि पूरा गांव ही मैल है, ठीक है, लेकिन सब लोग वास्तविक जीवन में पवित्र हैं। उसके बाद जो है कि कहानी आती है जो प्रयोगवादी उपन्यास कह सकते हैं, या ऐसे ही कह सकते हैं, यशपाल की रचना आती है, ठीक। और यशपाल जो फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, ठीक है, फणीश्वर नाथ रेणु की रचना जो मैला आंचल है, उसके साथ ये भी याद रख लेना चाहिए, नागार्जुन का बटेश्वर नाथ बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, रांगेव राघव का कब तक पुकारूं बड़ा प्रसिद्ध हुआ था, ठीक है, ये बड़ा जैसे प्रसिद्ध नाटक। अब प्रयोगवादी उपन्यास में, प्रयोगवादी उपन्यास, अगर प्रयोगवादी उपन्यास की चर्चा करें तो प्रयोगवादी उपन्यास में कौन कौन है? तो प्रयोगवादी उपन्यास में इसमें हो जाएगा, क्या बोलते हैं, प्रयोगवादी उपन्यास की अगर चर्चा करेंगे तो हो जाएगा आपका बंटी। लेकिन आपका बंटी पढ़ने से पहले आपका जो और इससे हम लोग पढ़ सकते हैं, एक और कवि के बारे में इसमें जान सकते हैं, एक कवि के बारे में और जान सकते हैं, वह श्रीलाल शुक्ल के बारे में जान सकते हैं। श्रीलाल शुक्ल का याद रखें। और इनका है राग दरबारी, ये हम लोग भूल ही जा रहे थे, राग दरबारी। और राग दरबारी कब आया था? ये राग दरबारी आया था, ठीक है, 1967 में, लेकिन उससे पहले राग दरबारी भी इसमें आया था
1900 राग दरबारी आया था 1967 में। ठीक। और इससे पहले जैसे अगर यह ध्यान रखिएगा क्रम से जैसे लेते रहिएगा। अब प्रयोगवादी उपन्यास की अगर चर्चा हम लोग करेंगे तो प्रयोगवादी उपन्यास में और एक देश विभाजन उपन्यास या सब उसके अंतर्गत आ जाता है कि देश विभाजन के अंतर्गत कौन कौन उपन्यास आया था। तो देश विभाजन के अंतर्गत ही प्रयोगवाद हुआ था, वो भी प्रयोग कर रहे थे उस समय देश विभाजन के अंतर्गत। उन रचनाओं की अगर बात करें तो आप क्रमशः देख सकते हैं। एक है यशपाल का झूठा सच। यशपाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास में भी आते हैं, लेकिन इसमें दोनों लक्षण जो है कि क्या बोलते हैं इसमें देखने को मिलता है। यशपाल और यशपाल का कौन है झूठा सच। झूठा सच कब आया था? ये आया था 58 से 60 के बीच में, 1960 लिख सकते हैं। ठीक। झूठा सच के बाद और भी देख सकते हैं अमृतलाल नागर का, इसको मिटा देते हैं। अब प्रयोगवादी उपन्यास में भी आ सकता है, प्रयोगवादी उपन्यास में भी आ सकता है कि जिंदगी नामा आ सकता है, श्रीलाल शुक्ल का मन्नू भंडारी का आपका बंटी आ सकता है। अरे वही मन्नू भंडारी जो लिखी थी यही सच है। मन्नू भंडारी की कौन सी उपन्यास है? आपका बंटी। आपका बंटी ये मन्नू भंडारी की रचना है। और इसके बाद आप लोग मन्नू भंडारी की रचना कब आई थी, इसके बाद इधर आप ले सकते हैं मन्नू भंडारी के बाद कृष्णा सोबती की है। कृष्णा सोबती कृष्णा सोबती की रचना है। ये रचना क्या है? उनका जिंदगी परक उपन्यास ले सकते हैं, जिंदगी नामा। जिंदगी नामा ये किसकी रचना है? कृष्णा सोबती की जिंदगी नामा। कब जिंदगी नामा आई थी? तो जिंदगी नामा आई थी 1979 में। ठीक। फिर उसके बाद एक और रचना जगदीश चंद्र का है। जगदीश चंद्र और जगदीश चंद्र की रचना है धरती धन न अपना। धरती धन न अपना। धरती धन न अपना और ये आया था 1972 में। ठीक है। तो इस तरह और एक और रचना हम लोग छोड़ रहे थे विश्व साहनी का तमस, और तमस 1973 में इसके बाद आया था। धरती धन न अपना के बाद 1973 में आया था तमस। तमस का 5.5 घंटा का वीडियो है यूट्यूब पर, वह दे सकते हैं। तो इस तरह हम लोग जैसे उपन्यास में अगर इतने उपन्यास को देख लेते हैं तो समझ लीजिए कि लगभग आपका क्या बोलते हैं यह जैसे क्लियर हो जाएगा कि इतनी रचनाएं आपको पढ़ना है, और इतनी रचनाओं को आप हर हाल में देख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। इसके बाद एक और हम इसमें आज इसमें और हम ये देख सकते हैं नाटक के बारे में देख सकते हैं। नाटक इसमें से नाटक निकाल देना पेज नंबर से। डस्टर कहाँ है? अब नाटक में एक नाटककार, नाटक सबसे विकसित साहित्य के रूप में माना गया है, और नाटक की अगर हम लोग चर्चा करें
तो सबसे बड़ा नाटककार तो खुद भारतेंदु जी हैं। भारतेंदु जी से बड़ा नाटककार कौन है? भारतेंदु जी खुद इतने बड़े नाटककार हैं कि पूछिए मत। और भारतेंदु जी का जो नाटक है, ठीक है, वह भारतेंदु जी का नाटक भारतेंदु युग में, ठीक, भारतेंदु युग में पूरे नाटक ही लिखे गए थे। द्विवेदी युग में नाटक का प्रसार कम रहा, लेकिन जब प्रसाद युग आया तो प्रसाद युग में पूरा नाटक लिखा गया। और प्रसाद ऐतिहासिक नाटककार के रूप में इतने बड़े प्रसिद्ध हो गए कि उनके इतिहास से तंग आकर मुंशी प्रेमचंद ने कह ही दिया कि का तुम गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हो, कुछ नया लिखो। तो हमें लग रहा है कि जो उपन्यास लिखे थे उसमें नयापन था। तो नाटक के बारे में थोड़ा सा जानने का हम लोग प्रयास करेंगे कि भारतेंदु जी का एक निबंध था नाटक। किसका निबंध था? भारतेंदु जी का। हम लोग पढ़ रहे हैं नाटक। और सबसे पहले जिसका नाम आता है वह व्यक्ति है भारतेंदु। और भारतेंदु युग का एक जैसे इनकी रचना थी भारतेंदु जी की, उस रचना का नाम है नाटक। नाटक के क्या तत्व होते हैं इस रचना में इन्होंने दिखाया है। नाटक शास्त्र भरत मुनि का है, नाटक इनकी रचना है भारतेंदु जी का, गौर करिएगा। और भारतेंदु जी के समय से ही गद्य का विकास हुआ, ये तो बताना नहीं है। और भारतेंदु जी खुद इतने अच्छे नाटककार थे, यह नाटक लिखा करते थे। और इनके दो नाटक, भारतेंदु जी के कौन? भारतेंदु जी के दो नाटक याद रखिए। एक है अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी, ठीक। एक है अंधेरी नगरी, और अंधेरी नगरी और उससे पहले है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा, ये दो नाटक आपको पढ़ना है। भारत दुर्दशा ये आया था 1880 में। अरे भाई 1850 में जन्म हुआ, 1885 में तो मर ही गए थे। तो 1880 में आया था। यह पहला राजनीतिक नाटक था जिसको जैसे उकारा गया। पहला राजनीतिक नाटक था भारत दुर्दशा। और इसी भारत दुर्दशा में इन्होंने कहा है कि अंग्रेज राज सुख साथ सबे भारी, पै धन विदेश चल जात है अति ख्यारी। उससे पहले ये कई नाटक लिख चुके थे। अगर हम लोग वैद्य की हिस्सा का नाम ले, सत्य हरिश्चंद्र का नाम ले, श्री चंद्रावली का नाम ले, विष्णुबोधम का नाम ले, तो यह जैसे इससे पहले लिख चुके थे। लेकिन भारत दुर्दशा इनकी प्रसिद्धि का बहुत बड़ा कारण रहा। और फिर अंधेरी नगरी 1881 में आई, और अंधेरी नगरी भी बड़ा प्रसिद्ध हुआ कि टकेसर भाजी टकेसर खाजा, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी। जब जब राजा चौपट हो गया तब तब ये नाटक पढ़ने में जीवन का यथार्थ झलकने लगता है। जिस राजा को जनता से मतलबे नहीं है, वो अपने ही बात बनाता है, अपने सुनता है। वही कहानी इसमें है, अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। अब इसके बाद भारतेंदु जी के बाद एक चीज ध्यान रखिएगा, भारतेंदु जी के बाद सबसे चर्चित रहे वह दूसरे व्यक्ति थे। उनका नाम था जयशंकर प्रसाद। क्या था? जयशंकर प्रसाद। और जयशंकर प्रसाद तो ऐसे बहुत नाटक, सज्जन से नाटक की शुरुआत होती है। सज्जन, राजश्री, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कल्याणी परिणय, प्रयासचित, उनके कई नाटक हैं। लेकिन उन नाटकों में जो सबसे प्रसिद्ध रहा, ठीक है, जो सबसे प्रसिद्ध रहा वह तीन ही नाटक था। एक नंबर पे आप लिख सकते हैं, जो सबसे पहले है स्कंदगुप्त।
स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त आया था 1928 में, ठीक है। और उसके बाद है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त आया था 1931 में। और उसके बाद है ध्रुवस्वामी। ध्रुवस्वामी आया था 1933 में। ये तीनों नाटक हमारे सिलेबस में है और इसको हमको पढ़ना है। स्कंदगुप्त के पात्रों में हमेशा ध्यान देना कि स्कंदगुप्त में ही वह क्या नाम है सबसे अंतिम और दर्दनाक और सबसे बेहतरीन नाटक के रूप में यही है। जो इससे पहले जो नाटक की भूमिका थी, एक दुखांत नाटक होता था, एक सुखांत नाटक होता था, लेकिन प्रसाद ने एक नया सिद्धांत दिया, प्रसादांत में, जिसमें दुख है, दुख भी है और सुख भी है। और स्कंदगुप्त और जो देवसेना का प्रेम है, अंत में आप देखेंगे जब वो दिखाते हैं और देवसेना का जो गीत आप पढ़ेंगे कि आह वेदना मिली विदाई, मतलब दुख भी है साथ में सुख भी है। तो यह स्कंदगुप्त इनका बड़ा प्रसिद्ध नाटक रहा। चंद्रगुप्त में दो गाना बड़ा प्रसिद्ध रहा कि अरुणिया मधुमय देश हमारा और हिमाद तुंग सिंह से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। ये और इसमें चंद्रगुप्त और जो क्या बोलते हैं, ये चाणक्य की भूमिका है, ठीक है। चाणक्य के साथ सिंहरण की भूमिका है, सिंहरण के बाद कल्याणी की भी भूमिका है। और कल्याणी का जो भक्ति भावना है वो देश के प्रति बहुत ही अजीब है। ध्रुवस्वामी नाटक उस समय स्त्री के प्रसंग में बहुत ही स्टैंडर्ड था, जिसमें रामगुप्त एक मद्दप है, उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त है, उसी से प्रेम करती है ध्रुवस्वामी और अंत में उसी की हो जाती है। तो ये तीनों नाटक बड़े कम समय में आप चाहें तो इसके कम से कम पात्र जरूर तैयार कर लीजिए। इसके बाद तीसरे नंबर पे हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती की रचना है अंधा युग। अंधा युग की कहानी जो है कि महाभारत की कहानी है। और अंधा युग नाम क्यों रखा है, अंधा युग का स्टोरी क्या है? अरे भाई, अंधा युग महाभारत में किस चीज की लड़ाई हो रही थी? धर्म की लड़ाई हो रही थी। ये धर्म का युद्ध है, एक महा का युद्ध है। लेकिन धर्म बचाते बचाते बचा क्या, पूरा खानदान नाश हो गया। और ऐसा मूर्ख गुरु जिसके जितने शिष्य थे, न उनके शिष्य में संतोष था, न प्रेम था, न दया था, वही महाभारत कराए। और अंधा युग में बताता है कि आखिर में हम लोग किसकी रक्षा कर रहे हैं, सारे वीर तो मारे गए। शुरुआती में अंधा युग पढ़ेंगे तो बहुत ही इसमें कृष्ण के देवत्व को भी नकारा गया है कि अगर तुम वास्तव में देवता होते तो इस तरह का, जैसे एकदम नए ढंग से यह गीत नाट्य है। और धर्मवीर भारती का अंधा युग नाटक बहुत ही स्टैंडर्ड है, देखने लायक है। उसके बाद चौथे नंबर पे है लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है सिंदूर की होली। अंधा युग आया था, अंधा युग ये जो है कि सिंदूर की होली, यह लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। सिंदूर की होली आया था 1937 में, ठीक है। 1937 में सिंदूर की होली जैसे नाटक आया था। और लक्ष्मी नारायण लाल ने सिंदूर की होली में दिखाया है कि किस तरह, ठीक है, कि एक स्त्री का अस्तित्व बसता है। और फिर उसके बाद आते हैं मोहन राकेश के 3 नाटक हैं। तीनों नाटक बड़ा प्रसिद्ध हैं। मोहन राकेश के जो तीनों नाटक हैं, ये तीनों नाटक बड़ा प्रसिद्ध हैं। लेकिन हमको पढ़ना है 2 ही। एक है आधे अधूरे यूट्यूब पे बहुत बढ़िया क्या बोलते हैं इसका मंचन किए हैं लोग, ये आप देख सकते हैं। और दूसरा है आषाढ़ का एक दिन। इसमें जो विलोम की भूमिका है और ये जो कालिदास की भूमिका है, कालिदास पूरे जीवन संतुष्ट नहीं रहते हैं क्योंकि उनको सच्चा प्रेम नहीं मिलता है। और इस पे जो है कि नागार्जुन लिखे भी हैं
कि कालिदास सच सच बतलाना तुम रोए या अज रोया। तो बहुत बढ़िया ये कालिदास के ऊपर ये नाटक है, आषाढ़ का एक दिन। और आधे अधूरे में जो सावित्री का जो रोल है वो बहुत ही, आज के युग में स्त्रियां सब कुछ पा लेना चाहती हैं लेकिन उनको सब कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि हर व्यक्ति में सब कुछ कोई ना कोई कमियां ईश्वर दे देते हैं। यही इस कहानी में दिखाया गया है कि कोई भी संपूर्ण नहीं है, सब आधे अधूरे हैं। उसके बाद यह जो आधे अधूरे जो नाटक था, याद रखिएगा कि पहले आया था आषाढ़ का एक दिन। आषाढ़ का एक दिन जो था वह 1958 में था, 1958 में। उसके बाद जो आया था वो आया था आधे अधूर 1969 में। ठीक, इसके बाद अगर इसके बाद हम लोग जैसे चर्चा करें तो हबीब तनवीर की रचना है। हबीब तनवीर। हबीब तनवीर की जो रचना है आगरा बाजार, वो उस समय के यथार्थ का चित्रण करता है, जिस समय वह बड़े पुराने युग को दिखाए हैं हबीब तनवीर। और फिर उसके बाद हम लोग लेंगे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है बकरी। एक बकरी के चक्कर में पूरे कानून को उधेड़ देते हैं कि एक बकरी के चक्कर में कानून का वास्तविक चित्रण इसमें वो करते हुए दिखाते हैं। और इन लोगों के बाद, ठीक है, इन लोगों के बाद शंकर शेष का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, ये यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। शंकर शेष का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है, जिसमें अरविंद जो नायक होता है, अरविंद जो प्रोफेसर हैं, किस तरह जैसे उनका जैसे द्रोणाचार्य को कभी संतुष्टि नहीं मिली, उसने जीवन भर अपने आप में पछतावा करता रहा। और द्रोणाचार्य को ऐसी संतुष्टि नहीं मिली कि द्रोणाचार्य अपने परम शिष्य अर्जुन के हाथों मारा गया था। ठीक आज भी जितने प्रोफेसर हैं वह मन से जितना ज्ञान देते हैं, अगर यथार्थ में करते तो ऐसे नाटक लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। शंकर शेष की रचना का नाम है, जो बड़े प्रसिद्ध नाटक है, एक और द्रोणाचार्य। ये विश्वविद्यालय के कंडीशन पे एक करारा व्यंग है, एक और द्रोणाचार्य। और एक और जो द्रोणाचार्य है, यह आज के जो प्रोफेसर की जो मजबूरियां हैं उसको भी दर्शाता है। यह आया था 1972 में। ठीक है, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है। और उसके बाद उपेंद्र अश्क की रचना है अंजो दीदी। यह कह सकते हैं कि अंजो दीदी ऐसी दीदी हैं जो पूरा अपने घमंड के वजह से पूरा परिवार बर्बाद कर देती है। और आज भी कुछ इस टाइप के लोग होते हैं जो अपने हठ धर्मिता के वजह से पूरे परिवार को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन झुकते नहीं हैं। वही हाल इस अंजो दीदी की है। और अंजो दीदी भी अपने आप में बहुत बढ़िया नाटक है। और उसके बाद एक मन्नू भंडारी का नाटक है, वह है महाभोज। और महाभोज पूर्ण रूप से एक राजनीतिक नाटक है। इसमें भी आपको बड़े अच्छे ढंग से जैसे मिलेगा। और आज उपन्यास और नाटक के साथ ये मेरा दूसरा वीडियो भी, यूजीसी नेट की तैयारी कैसे करें इसके संदर्भ में मेरा दूसरा वीडियो भी समाप्त हो रहा है। बस बहुत बहुत धन्यवाद।